हम देखने वाले हैं जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग क्या क्या हैं हमारे जीवन में। तो पिछले कुछ दशकों में जो है हमारे विज्ञान के इस शाखा का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। और डीएनए के बारे में विशिष्ट जानकारियों के प्राप्त होने के पश्चात सन 1970 के दौरान प्रयोगशाला में डीएनए के एक खंड का जो है एक जीव से दूसरे जीव के डीएनए के साथ संकरण हो सका, जिसके परिणाम स्वरूप पुनर्संयोजित या पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसकी प्राप्ति संभव हुई। सन 1973 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना द्वारा कृत्रिम जीन संश्लेषण करने के पश्चात इस क्षेत्र में अभूतपूर्व संभावना के द्वार जो है वो खुलने लगे हैं। चलिए, औद्योगिकी स्तर पर जैव प्रौद्योगिकी के 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र हैं। जैव उत्प्रेरक, एंजाइम, उन्नत जीवों। तो एंजाइम बनाने का जो काम है या शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना। दूसरा, अनुकूलतम दशाएं जो होती हैं, अनुकूलतम दशाएं एंजाइम के कार्य हेतु जैव प्रौद्योगिकी द्वारा सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना। और अधोगामी प्रक्रियाएं, इसमें उत्पादों, प्रोटीन, कार्बनिक यौगिकों की शुद्धता व पुनः प्राप्ति में उपयोग करना। अब किस तरीके से जो है हमारी जैव प्रौद्योगिकी कृषि में उपयोगी है, तो यहाँ पर इस प्रकार से समझा जा सकता है, भाई भोजन जो है वो मनुष्य की और सारे जीवों की सबसे मुख्य आवश्यकता है। तो पादपों की उच्च प्रतिरोधिता, अगर पादप जो हैं वो रोगों के लिए उच्च प्रतिरोधकता रखेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी फसलें जो हैं वो ज़्यादा उत्पादकता दर्शाएंगी, ज़्यादा उत्पादक होंगी, और जिससे कि क्या होगा, भोजन की कमी नहीं आएगी। पादप जीन प्रारूप में परिवर्तन, पादपों के जीन प्रारूप में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो उससे अच्छे लक्षण वाली फसलें जो हैं वो हमें मिलेंगी, जिससे कि बड़े आकार में, बड़े आकृति में, बड़े टेस्ट में अच्छे, स्वाद में अच्छे, ऐसी फसलें जो हैं हम वहाँ पर उगा पाएंगे। नॉन लेग्यूमिनस पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता का विकास। अब नॉन लेग्यूमिनस, भाई लेग्यूमिनस पादपों में तो जो है क्या होता है, कुछ जीवाणुओं के द्वारा सहजीवी आचरण में आकर जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकते हैं, पर नॉन लेग्यूमिनस पादपों में भी जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता अगर आ जाएगी तो उससे क्या होगा, नाइट्रोजन जैसे जो हमारे पदार्थ हैं, खनिज पदार्थ, उनकी कमी कभी नहीं आएगी, जिसकी वजह से फसल जो है वो अच्छे से उगेगी। उसके बाद में पारजीनी या जीएम फसलें। पारजीनी मतलब या जीएम फसलें का मतलब होता है ट्रांसजेनिक और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिनको हमने जीन प्रारूपिक तौर पर जो है रूपांतरित किया है। तो ऐसी क्रॉप जो होंगी उनमें ज़्यादा प्रतिरोधकता होगी रोगजनक जीवाणुओं के लिए, रोगजनक जो हमारे जीव होते हैं उनके लिए, रोगों से मुक्त रहेंगी और उत्पादकता जो है वो बढ़ाएंगी। अनुवांशिकीय रूपांतरित जीव। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हरित क्रांति की बात आती है, और इसमें जो है गेहूं और हमारे जो अनाज जो हैं, गेहूं और धान जिसकी हम बात करते हैं, उनकी फसलों में 3 गुना वृद्धि हुई थी, और उसी साल को, उसी जो समय अवधि को बोला गया था हरित क्रांति। ऐसे जीव, पादप, जंतु, सूक्ष्मजीव जिनकी उत्पादकता, गुणवत्ता या रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए उनके जीनों में फेरबदल कर दिया गया हो, अनुवांशिकीय रूपांतरित जीव कहलाते हैं। भाई उनके क्या होता है, प्रतिरोधकता या उनकी क्षमता या उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए अगर हम किसी जीव के, और जीव कोई भी हो सकता है, पादप भी हो सकता है, जंतु भी है, सूक्ष्मजीव भी, तो अगर हम उनके जीन्स में फेरबदल करते हैं तो उसी को फिर हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिकीय रूपांतरित जीव, जिन्हें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी हम इन्हें बोल सकते हैं। अब ऐसे ही पादप भी होते हैं, जंतु भी होते हैं और सूक्ष्मजीव भी होते हैं, तो इन्हें जीएम फसलें बोला जाता है, बायोटेक्नोलॉजी क्रॉप्स भी इन्हें हम बोल सकते हैं। अब जो हमारा जीन होता है, जो हमारा वांछित गुणयुक्त जो बाह्य जीन है, उसको जीन स्थानांतरण विधि द्वारा लक्ष्य पादप, टारगेट प्लांट में पहुंचा दिया जाता है। सूक्ष्म अंतःक्षेपण, माइक्रो इंजेक्शन या इलेक्ट्रोपोरेशन, जीन गन, टीआई प्लाज्मिड वाहक का उपयोग आदि ऐसी विधियां हैं जिनका उपयोग जीन स्थानांतरण में किया जाता है। जीन को उसके टारगेट तक पहुंचाने के लिए, लक्ष्य पादप तक पहुंचाने के लिए हम इन सारी विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। टीआई प्लाज्मिड द्वारा अनुवांशिकीय रूपांतरित फसल की अगर हम बात करें तो एक जीवाणु होता है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, और यहाँ पर मृदा में पाया जाने वाला एक दंडाकार जीवाणु है जो द्विबीजपत्री पादपों में क्राउन गॉल नामक बीमारी उत्पन्न करता है, और इस बीमारी में जीवाणु के संक्रमण से पादप कोशिका अनियंत्रित रूप से विभाजन करती है, जिससे ट्यूमर व गांठ का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो है हम इस टीआई प्लाज्मिड, इसका जो प्लाज्मिड वाला जीन होता है, उस प्लाज्मिड जीन में हम अपना जो वांछित जीन है वो लगाकर और पादप कोशिकाओं के साथ में जीवाणुओं का मिश्रण करते हैं। टीआई प्लाज्मिड का पादप के जीनोम में निवेशन हो जाता है और
पायजनी कोशिकाओं का फिर हम पृथक्करण करते हैं। जो पायजनी कोशिकाएं जिनमें हमारा जीन जाकर लगा है उन कोशिकाओं का हम पृथक्करण उनको अलग कर लेते हैं। इस हेतु वारण योग्य चिन्ह युक्त पायजनी कोशिकाओं को पृथक किया जाता है। एक पायजनी कोशिका द्वारा निर्मित पूर्ण पायजनी पादप फिर बनता है और यहाँ पर जो पादप बनेगा वो कैसा होगा, वो रोग मुक्त होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जीन गन द्वारा इस डीएनए का पादप कोशिका के जीनोम में निवेशन, जीन गन के द्वारा भी हम जो है पादप कोशिकाओं में उस जीन का, वांछित जीन का जो है हम उसका निवेशन कर सकते हैं। तो ट्यूमर उत्पन्न करने की क्षमता रखने के कारण इसे टीआई प्लाज्मिड कहा गया है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहा गया है। और इस टीआई प्लाज्मिड का भी एक छोटा सा भाग जिसे टी डीएनए, ट्रांसफर डीएनए कहते हैं, वाहक से अलग होकर पादप कोशिका के जीनोम के साथ जुड़ जाता है। तो इससे हमारा जो वांछित जो बाह्य डीएनए होगा वो उन पादप की कोशिकाओं के जीनोम में जाकर लग जाएगा, जिससे कि वो रोगजनक नहीं होंगे। और इस तरीके से हम जो है रूपांतरित जो है पादप हम पा सकते हैं। बायोलिस्टिक या जीनगन विधि जो होती है, यहाँ पर हमें क्या किया जाता है, एक बीजपत्री पादप जैसे गेहूं, मक्का आदि में टीआई प्लाज्मिड का उपयोग जो है वो आनुवांशिक रूपांतरित पादपों के विकास में नहीं किया जा सकता, क्योंकि टीआई प्लाज्मिड जो है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन से मिलता है, जो द्विबीज पत्रों में रोगजनक करते हैं या रोग पैदा करते हैं। तो इनके लिए जो है दूसरी विधि होती है जिसे हम जीनगन विधि या बायोलिस्टिक विधि भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अंतर्गत बाह्य वांछित जीन जो होता है हमारा, उसको स्वर्ण या टंगस्टन, गोल्ड या टंगस्टन के बारीक कणों पर चिपका दिया जाता है तथा वांछित जीन युक्त इन सूक्ष्म कणों की विशिष्ट मशीन द्वारा उच्च वेग से, जैसे हम गोली नहीं चलाते हैं, गन नहीं चलाते हैं, बंदूक, उसके द्वारा जो है पादप कोशिका या उत्तकों पर बमबारी की जाती है। तो कुछ कोशिकाओं में वांछित जीन बलपूर्वक पहुंच जाता है, वह पादप कोशिका के जीन के साथ संयोजित हो जाता है। इस प्रकार जीन स्थानांतरण की अन्य विधियों द्वारा भी पायजनी पादपों का विकास पूरा किया जाता है। चलिए अब क्या क्या जो है लाभ हैं, तो हम यहाँ देख सकते हैं उच्च पोषक मान, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। भाई आपको जो है प्रोटीन ज़्यादा चाहिए अपनी फसल में, अपने खाने में, अपने खाद्य पदार्थ में आपको विटामिन ज़्यादा चाहिए, आपको कोई पर्टिकुलर जो है पदार्थ ज़्यादा चाहिए, कोई पोषक तत्व ज़्यादा चाहिए, तो उसको बढ़ाने के लिए, उच्च पोषक मान करने के लिए भी जो है हम लोग क्या करते हैं, रूपांतरित करते हैं, जो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। दूसरी बात आती है कि कीट प्रतिरोधकता। भाई हम लोग जो है अपनी फसलों में कीट प्रतिरोधकता को बढ़ाना चाहते हैं ताकि उनमें कोई रोग ना लगे, उनको कीट जो है वो नुकसान ना पहुंचा पाए और उत्पादकता कम ना कर पाए। तो ये जो नुकसान करते हैं कीट, वो 5 से 80% हो सकता है और इसीलिए जो है इनसे बचाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर हम जैसे बात करें कि कुछ जीवाणु होते हैं जैसे बैसिलस थुरिनजेनेसिस बीटी, यह जो है एक प्रोटीन, आविश प्रोटीन जो है उसका संश्लेषण करते हैं, जो टॉक्सिन प्रोटीन होता है, जो काफ़ी ज़्यादा विषैला होता है, और इस प्रोटीन को जो है हम पादपों में जो है भेज सकते हैं। इसका जीन जो है हम पादपों में लगाकर ऐसे पादप जो हैं वो उनका उत्पादन कर सकते हैं जो कि रोगों से मुक्त हों, प्रतिरोधी किस्में जो होंगी, जैसे कि आपका बीटी कॉटन। अब हमने क्या किया, कपास के पादप में जो है इसके प्रोटीन को जो है, इसके प्रोटीन के जीन को जो है वहाँ पर जीनोम में उसके लगाया है, जिससे कि क्या हुआ, हमें रूपांतरित कपास का पादप मिला, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, बीटी कपास। ऐसे ही बीटी तंबाकू के नाम से जानी जाती है। गुणवत्ता में सुधार। अब गुणवत्ता में सुधार के लिए भी हम जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। सनबीन नामक विशिष्ट पादप का विकास फ्रेंच बीन तथा सूरजमुखी के जीन को संयोजित करके किया गया है, जहां पर दोनों ही आपकी फसलों की जो विशिष्टताएं हैं वो एक ही पादप में आपको मिलेगी, एक ही फसल में आपको मिलेगी। इसी प्रकार गेहूं में अच्छी बेकिंग गुणवत्ता व जौ में माल्टिंग गुणवत्ता के लक्षण को विकसित किया गया है। तो अलग अलग जो है गुणवत्ता को सुधारने के लिए भी हम जो है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। फिर शाकनाशी प्रतिरोधकता। शाकनाशी प्रतिरोधकता की अगर हम बात करते हैं तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। हर्बिसाइड्स मतलब कि जिनमें हर्ब्स के लिए रेजिस्टेंस हो, जैसे तंबाकू की एक जीएम किस्म में अरेबिडोप्सिस नामक पादप से प्राप्त एसीटोलेट सिंथेटेज जीन को निवेशित किया गया है। इस जीन के कारण पादपों में सल्फोनिल यूरिया नामक शाकनाशी के प्रति प्रतिरोधकता जो है वो विकसित हो जाती है। तो जहां हम छिड़कते हैं
जब हम शाकनाशी जो होती है उसके लिए जब हम दवाई छिड़कते हैं खेतों में, तो सिर्फ जो शाक होंगी हमारी, जो हर्ब्स होंगे, सिर्फ वही जो है खत्म होंगे। हमारी खुद की जो मेन फसल है, जो मुख्य फसल है, जिसको हम बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, वो बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी, वो उससे प्रभावित नहीं होगी। तो ये शाकनाशी प्रतिरोधकता की वजह से होगा। पीड़क प्रतिरोधकता, पेस्ट के लिए प्रतिरोधकता। अब बहुत सारे पीड़क जो होते हैं वो उग जाते हैं हमारी फसलों के साथ साथ खेतों में, तो उनको हटाने के लिए हम फिर वापस दवाई छिड़कते हैं, जिससे कि हमारी जो मुख्य फसल है वो भी खराब होती है। तो उसके लिए भी हमने प्रतिरोधकता का इंतजाम किया है। भाई कैसे? आरएनए अंतक्षेप विधि द्वारा तंबाकू के पादपों की जड़ों को संक्रमित करने वाले सूत्रकृमि मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया नामक पीड़क के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान की है। एग्रोबैक्टीरियम संवाहक का उपयोग करके सूत्रकृमि के विशिष्ट जीनों को पादप में प्रविष्ट कराया गया है। इस कारण पारजीनी पादपों की पीड़कों से सुरक्षा होती है। फिर रोग प्रतिरोधकता, जिसके बारे में हम बता ही चुके हैं कि भाई रोगों से प्रतिरोधकता भी हमने क्षमता बढ़ाई है पादपों में अलग अलग जीन द्वारा। उसके बाद में अगर हम बात करें लवण व सूखा सहिष्णुता, भाई लवणता या फिर सूखा पड़ जाए वातावरण में तो उसको थोड़ा बहुत सहन कर पाए हमारे पादप, तो इसके लिए भी हमने क्षमता जो है उनमें बढ़ाने का कार्य किया है। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारत की कृषि योग्य भूमि की प्रमुख समस्या लवणता है। इस कारण उत्पादकता भी कम हो जाती है और ये एक मुख्य समस्या मानी गई है। तो यहाँ पर जो है कोशिका संवर्धन द्वारा अधिक लवणता व सूखा सहने वाली किस्मों का विकास किया गया है, जैसे टमाटर हो गए। टर्मिनेटर जीन की मदद से हम क्या कर सकते हैं? आनुवांशिक रूपांतरित पादप बनाने वाली कंपनियां टर्मिनेटर तकनीक का प्रयोग करती हैं। इस तकनीक के कारण जीएम फसलों को एक बार उगाने के पश्चात उनसे प्राप्त बीजों को पुनः नहीं उगाया जा सकता है, क्योंकि टर्मिनेटर जीन के प्रभाव में ये बीज बंदे स्टेराइल होते हैं। इस कारण किसानों को प्रतिवर्ष जो है नए बीज खरीदने होंगे। भारत व ब्राजील में इस तकनीक के विरोध में बिल पारित किया जा चुका है। जैव औषधियों का उत्पादन, भाई प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल, औषधियाँ जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जैव औषधियाँ, अगर कोई जीव से हमें औषधि मिल रही है, उसके किसी रसायन से हमें औषधि मिल रही है, तो हम क्या करते हैं? उन रसायन पदार्थों के लिए उन जीवों का जो है वृद्धि जो है हम करवाते हैं और इसी को बोलते हैं जैव औषधियों का उत्पादन। तो इस कार्य के लिए वांछित जीन को पादपों में प्रविष्ट कराकर वांछित प्रोटीन प्राप्त किया जाता है और इस तकनीक को आणविक खेती या मॉलिक्यूलर फार्मिंग भी हम कहते हैं। आनुवांशिकीय रूपांतरित पादपों के उदाहरण अगर हम देखें तो बीटी फसलें, बीटी फसलों में आपके जो है पीड़क नाशकों वाली फसलें आ जाएगी, पीड़क प्रतिरोधी वाली फसलें आ जाएगी। इन फसलों के लिए पीड़क नाशकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इनमें खुद में ही जीन होता है, जैसे बीटी कॉटन हो गया, बीटी धान हो गया, बीटी टमाटर हो गया, मक्का हो गया, आलू, तंबाकू, ये सब जो हैं ये कैसी फसलें हैं? हमारी रूपांतरित फसलें हैं। बीटी कपास हो गया, बीटी कपास में जो है हम लोगों ने बीटी बैसिलस thuringiensis नामक जीवाणु की जो है कुछ प्रोटीन जो उत्पादक कर पाते हैं, ऐसे जीन को हमने इस पादप में निवेशित किया है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? ये विष जो होता है ये उस जीवाणु या फिर हम बोल सकते हैं जो कीट इन पे लगेंगे, उन कीटों के अंदर जाकर जो है वहाँ पर फट जाते हैं या उनकी जो नलियाँ हैं पाचन तंत्र की उनको फाड़ देते हैं और इस वजह से वो मर जाता है। तो वहाँ पर रोग नहीं लग पाता है उस पादप पे, उस फसल पे। जैसे कि क्राय1 AC तथा क्राय2 AB जीन द्वारा निर्मित विषाक्त प्रोटीन कपास के गोलक शलभ कृमि को नियंत्रित करती है। उसी तरीके से क्राय1 AB जीन द्वारा निर्मित विषाक्त प्रोटीन मक्का छेदक को नियंत्रित करती है। बीटी बैंगन हम पैदा कर चुके हैं इस तकनीक के द्वारा। फ्लेवर सेवर या पारजीनी टमाटर, जहाँ पर टमाटर जो है उसके आकार को भी बड़ा किया गया है, उसके रंग को भी अच्छा किया गया है, बिल्कुल लाल कलर का, लाल रंग का वो दिखाई दे। तो इसीलिए हमारी फसलों को अच्छा बनाने के लिए जो है हम ये तकनीक का यूज़ कर रहे हैं। सुनहरा चावल, गोल्डन राइस, जहाँ पर विटामिन ए का निष्क्रिय रूप है बीटा कैरोटीन, तो इस बीटा कैरोटीन की अच्छी मात्रा होती है इस सुनहरे चावल में। सुनहरा चावल जिसका नाम है ऑराइजा सटाइवा, तो यहाँ पर जो है PSY अगर हम देखें तो डैफोडिल से, यहाँ पर अगर हम बोलें कि बीटा कैरोटीन जो है वो जैव संश्लेषी जीन के स्थानांतरण द्वारा जो है निर्मित है। केवल 2 बीटा कैरोटीन जैव संश्लेषी जीन के स्थानांतरण द्वारा निर्मित है और वो कौन से 2 बीटा कैरोटीन है? PSY और दूसरा है CRTL। पारजीनी आलू अगर हम बात करें तो यहाँ पर ADP ग्लूकोज पायरोफॉस्फोरिलेज जीन के स्थानांतरण के कारण हुआ है और इस आलू में मंड की जो मात्रा है वो सामान्य से 20 से 40% अधिक होती है।
जीएम सब्जियों की अगर हम बात करें, कुछ उदाहरण लें तो सोलेनम मेलोंजेना हो गया, जिसे हम बैंगन बोलते हैं हिंदी में, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू हो गया, बीटा वल्गैरिस आपका चुकंदर हो गया, ब्रासिका ओलेरेसिया जो है वो आपका फूल गोभी हो गया। जीएम अनाजों में अगर हम कुछ उदाहरण ले तो ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं हो गया, एविना सटाइवा आपका ओट हो गया, और आइजा सटाइवा आपका चावल हो गया, जिया मेज आपका मक्का हो गया। जीएम फलों में अगर हम कुछ उदाहरण देखें तो खीरा, खरबूजा, केला, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, ये सब जो हैं यहाँ पर हम लोग उत्पादन कर चुके हैं जीएम तकनीक के द्वारा। सरकार द्वारा जनवरी 2013 में बनाए गए कानून के अनुसार यदि किसी पैकेट में जीएम फसलों के उत्पाद हैं तो उस पैकेट पर सबसे ऊपर जीएम लिखना अनिवार्य है, ताकि ये बता सके कि भाई इनकी कोई हानियां भी नहीं होती है, परंतु लेकिन जो है ये हम जीएम जो है उत्पाद आपको दे रहे हैं, ताकि अगर किसी को नहीं लेना है तो वो ना ले, ना यूज़ करें। अब क्या क्या आनुवांशिकीय रूपांतरित फसलों के लाभ होते हैं, तो यहाँ हम देख सकते हैं फसलों के रोग प्रतिरोधी होने से उत्पादन में वृद्धि होती है और कटाई पश्चात होने वाले नुकसान में भी कमी आती है। फसलें जैविक व अजैविक कारकों आदि के लिए प्रतिरोधी होती हैं। फसल की पोषण गुणवत्ता व खनिज उपयोग क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम हो जाती है। अगर हम इनके हानियां देखें तो बीटी विष के कारण अन्य प्राकृतिक जीव जैसे परागणकारियों की मृत्यु हो जाती है, जो पॉलिनेशन कर रहे थे, परागण कर रहे थे पादपों में। खाद्य श्रृंखला में परिवर्तन हो जाता है। इनके लगातार प्रयोग से कीट इन फसलों के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं और फिर उन पे हम बोल सकते हैं इन विषों का जो है, इन विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये फसलें व इनके उत्पाद अनेक लोगों में एलर्जी भी उत्पन्न कर देते हैं। इस तकनीक द्वारा उत्पादित फसलों में सामान्यतः बीज निर्माण नहीं होता है और इसीलिए किसानों को जो है प्रतिवर्ष नए बीज खरीदे। हमारी चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के क्या क्या उपयोग हैं, तो हम यहाँ पर पुनर्योगज डीएनए जो हमें प्रौद्योगिकी से मिला है तो उसके स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डाला है, क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न सुरक्षित व अत्यधिक प्रभावी चिकित्सा औषधियों का उत्पादन अधिक मात्रा में संभव है। जैसे अगर हम बात करें, वर्तमान काल में लगभग 30 पुनर्योगज औषधियां विश्व भर में मानव के प्रयोग हेतु स्वीकृत जो है वो हो चुकी हैं, जिनमें से 12 भारत में भी विगणित हो रही हैं। अगर डीएनए पुनर्योगज विधि द्वारा कई प्रकार के प्रोटीन, हार्मोन्स, प्रतिजैविकों, एंजाइमों, वैक्सीन आदि का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है तथा अंततः इनका औद्योगिक स्तर पर औषधियों या अन्य रूपों में मानव हित के लिए उपयोग किया जाता है। औषधियों व रसायनों का संश्लेषण अगर हम उनकी बात करें तो जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से हम लोग विभिन्न आनुवांशिक अभियांत्रिक जीवों, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और जीवों द्वारा अनेक प्रकार की औषधियां व रसायनों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से हम यहाँ पर कुछ देख सकते हैं। जैसे मानव वृद्धि हार्मोन हो गया, पिट्यूटरी हड्डियों में हड्डी व पेशियों की वृद्धि को बढ़ाता है। रेनिन हो गया, रुधिर दाब कम करता है। परगेस हो गया, जैसे लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया का उपचार करता है, जो एक टाइप का कैंसर है, ब्लड कैंसर। रिलैक्सिन हो गया, शिशु जन्म में सहायक होता है। कैल्सिटोनिन ऑस्टियोमेलेसिया का उपचार करता है, जो हमारी हड्डी से जुड़ी हुई एक रोग है। तो यहाँ पर अलग अलग औषधियाँ हैं जो हम देख चुके हैं और इनका अलग अलग तरीके से जो है उपयोग किया जा रहा है। चलिए, मानव इंसुलिन की अगर हम बात करें तो इंसुलिन जो है वो हमारे शुगर पेशेंट्स को चाहिए होता है, जिनमें हमारा शुगर की बीमारी होती है या फिर डायबिटीज़ जिसे हम बोलते हैं, मधुमेह जिसे हम बोलते हैं। और ये मधुमेह रोग जो है वो बढ़ जाता है अगर इंसुलिन की मात्रा जो है ब्लड में या रुधिर में जो है कम हो जाती है। तो पहले तो क्या किया जाता था कि भाई ऐसा ह्यूमन इंसुलिन जो है उसको इंजेक्ट किया जाता है और उन इंसुलिन के इंजेक्शंस के द्वारा जो है वो पेशेंट्स जो होते थे, जो हमारे रोगजनिक पर्सन्स होते हैं, इंसान होते हैं, उनमें जो है इंजेक्शन के द्वारा इंसुलिन को लिया जाता था। तो अब इंसुलिन को प्रकार किया जाता है। तो यहाँ पर टाइप 1 और टाइप 2 दो प्रकार के मधुमेह होते हैं और उनके लिए जो है इंसुलिन बनाया जाता है, ताकि ये इंसुलिन क्या है, ये एक हमारा जो है हार्मोन है जिसकी कमी की वजह से ही मधुमेह बीमारी यहाँ पर होती है। तो सामान्यतः ये रोग मोटे व्यक्तियों में पाया जाता है। इस अवस्था में इन व्यक्तियों में इंसुलिन कम बनता है या बनता ही नहीं है, इसका स्रावण जो है वो बंद हो जाता है। तो परंतु अधिक आवश्यक होने पर इंसुलिन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इस रोग की भयावहता को खान पान पर नियंत्रण, नियमित व्यायाम आदि से नियंत्रित किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम सन 1916 में एडवर्ड शेफर ने इंसुलिन की खोज की थी और प्रारंभ में मधुमेह रोगी के उपचार हेतु इंसुलिन सुअर तथा गायों से प्राप्त की जाती थी, लेकिन फिर बाद में इनका जो है एलर्जियां उत्पन्न होने लगी और इसीलिए इसे बंद कर दिया गया। फिर इंसुलिन की संरचना की जाने लगी। सन 1955 में फ्रेडरिक सेंगर ने पता लगाया कि गाय के अग्नाशय से प्राप्त इंसुलिन के अणु में 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं अल्फा और बीटा होती हैं। श्रृंखला ए में 21 अमीनो अम्ल और श्रृंखला बी में 30 अमीनो अम्ल होते हैं और ये आपस में डाइसल्फाइड बंधों से जुड़ी होती है। तो यहाँ पर
मानव सहित स्तनधारियों में इंसुलिन प्राक हार्मोन के रूप में संश्लेषित होता है, जिसमें एक अतिरिक्त श्रृंखला होती है जिसे पेप्टाइड श्रृंखला सी कहते हैं, और परिपक्वता के दौरान इस सी श्रृंखला को पृथक किया जाता है या ये पृथक हो जाती है, और जिससे परिपक्व इंसुलिन जिसमें 23 अमीनो अम्ल युक्त सी पेप्टाइड नहीं होता है। तो एफ सेंगर को जो है इस खोज के लिए 1958 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये है प्राक इंसुलिन, जिसमें हमारी जो है सी पेप्टाइड भी है। फिर जब ये इंसुलिन जो है ये आपका सी पेप्टाइड से पृथक हो गया तो ये हमारा परिपक्व इंसुलिन बन चुका है। इंसुलिन का संश्लेषण 1982 में मधुमेह के रोगियों के लिए मानव इंसुलिन का सफल उत्पादन किया गया। एली लिली नामक एक अमेरिकन औषधि निर्माण कंपनी ने 5 जुलाई 1983 को 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए व बी के समान थे, और इन्हें आनुवांशिक अभियांत्रिकी या पुनर्योगज डीएनए तकनीक का उपयोग करके ई कोलाई जीवाणु में स्थानांतरित करके इंसुलिन श्रृंखलाएं प्राप्त की, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिलिन या मानव इंसुलिन भी कहा गया। मानव इंसुलिन के संश्लेषण की विधि हमने देख ली है यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है मानव इंसुलिन की उत्पादन से जो है बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, हमें बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये मानव कोशिका है, और ये हमारा ई कोलाई है जो एक जीवाणु है, जीवाणु का गुणसूत्र, और ये उनका प्लाज्मिड को हमने निकाल लिया, प्रतिबंधन एंजाइम। यहाँ पर हमने जो है ये इंसुलिन का जो जीन होता है मानव कोशिका में, उस जीन को यहाँ पर लगाया है, निवेशित किया है, और यहाँ पर देख सकते हैं हम प्लाज्मिड रहित ई कोलाई है, तो प्लाज्मिड रहित ई कोलाई को हमने लिया और वहाँ पर पुनर्योगित डीएनए जिसमें हमारा इंसुलिन का जीन है उसको डाल दिया है। किण्वक में अभियांत्रिक जीवाणुओं के पुंज क्लोन बनाए गए, उनकी कॉपीज बनाई गई, और पुनर्योगज इंसुलिन जो है उससे प्राप्त किया गया, उसका उत्पादन किया गया। टीका उत्पादन, बहुत सारे टीके हैं जो आजकल अलग अलग बीमारियों के लिए आए जा रहे हैं, और इन टीकों से ये फ़ायदा होता है कि अगर आप ये मतलब हर टीके को जो है अगर जीवन में एक निश्चित अवधि के समय समय पर लगवाना होता है, जिससे कि आप जीवन भर उस बीमारी से ग्रसित ना हो। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो बहुत सारे टीकों की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने की थी, और लेकिन रोगजनक को दुर्बल या अक्रिय करने की तकनीक को लुईस पास्चर द्वारा खोजा गया था। तो यहाँ पर टीकों का हमारे जो रोग हैं उनको नियंत्रण करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, और पुनर्योगज तकनीक द्वारा हेपेटाइटिस बी, हर्पेज, इन्फ्लुएंजा, काली खांसी, मेनिनजाइटिस आदि रोगों के टीकों का उत्पादन किया जा रहा है, जो काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं और जिनसे काफ़ी लोग जो है वो मर चुके हैं। अनुवांशिकी वैज्ञानिक विभिन्न घातक रोगों जैसे एड्स आदि का टीका तैयार करने हेतु प्रयासरत हैं। इन टीकों को मानव पर उपयोग करने से पहले किसी पारजीवी जंतु पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है और फिर इसे मानवों पर उपयोग किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित पुनर्योगज टीके को द्वितीय पीढ़ी टीका, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो तृतीय पीढ़ी के टीके संश्लेषित टीके होते हैं। उदाहरण फिनाइल ल्यूकेमिया विषाणु तथा पैर व मुंह के रोग के विषाणु के लिए टीके। चलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डीएनए आरएनए हेपेटाइटिस बी विषाणु का जो है डीएनए आरएनए जो उनका डीएनए मटेरियल है वो हमने यहाँ पर लिया है, फिर उसके बाद उसका जीन यहाँ पर हमने ले लिया, फिर उसके बाद में हमने उसके पुनर्योगज डीएनए बनाया। पुनर्योगज डीएनए बनाने के बाद में हमने क्या किया है, इसको ईस्ट कोशिका में डाला, ईस्ट कोशिका में जो है इसका उत्पादन किया गया है, और फिर उसके बाद में हेपेटाइटिस का हमने वैक्सीन या फिर जो टीका है वो तैयार किया है। तो वैक्सीन इन बीमारियों के लिए वैक्सीन जो है हम उपलब्ध कर चुके हैं, हम बना चुके हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, हर्प्स सिम्प्लेक्स विषाणु, डेंगू वायरस के लिए। अब जीनी अभियांत्रिक खाद्य पदार्थों से उत्पन्न टीके, एडिबल वैक्सीन फ्रॉम जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड प्रोडक्ट्स। तो इनमें हम क्या करेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से ऐसे फल व सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है जो शरीर में टीके की खुराक पहुंचाने हेतु वाहन का कार्य कर रहे हैं, और इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, खाने योग्य पादप टीके। जैसे कि नाम हेपेटाइटिस बी का टीका हो गया, और इसके विषाणु से यकृत कैंसर होता है, इसका प्रतिजन विषाणु की सतह पर पाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी भी सब्जियाँ, कुछ ऐसे भी पदार्थ जो हैं हम उत्पादित कर रहे हैं जिनको हम अपने शरीर में खाकर जो है ले सकते हैं, जिनके द्वारा और जो वाहक का काम करेंगे, जो हमारे लिए टीके जो है वो पहुंचाएंगे हमारे शरीर के अंदर। तो आलू के ऊतक में एकत्रित होता रहता है यहाँ पर इसका हेपेटाइटिस बी के जो सतही जीन होते हैं या जो हेपेटाइटिस बी के जो जीन होते हैं, और इस तरीके से जो है ये नुकसान पहुँचाते हैं बीमारी करके। जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी की अगर हम बात करें तो इस नई विधि की खोज सन 1992 में इटली तथा अमेरिका के वैज्ञानिकों ने आनुवांशिक रोगों के नियंत्रण हेतु की थी। जीन थेरेपी में क्या किया जाता है भाई, जीन्स जो हैं, जो खराब जीन है उनको हटाकर और अच्छा जीन, जो सही जीन है उसको लगाया जाता है, और इसी को हम बोलते हैं जीन थेरेपी।
अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर 2 स्तरों पर उपयोग किया जाता है इस विधियों का। तो यहाँ पर भ्रूण उपचार और रोगी उपचार। भ्रूण उपचार की भाई भ्रूण में अगर कोई बीमारी है आनुवांशिकता तौर पर तो वो भी परिवर्तित हो जाती है, और रोगी उपचार अगर कोई रोगी है तो उसको भी बीमारी से सही किया जा सकता है। यहाँ पर जो है इसी को बोलते हैं हम जीन थेरेपी, जीन चिकित्सा का उपयोग। अब एप्लीकेशन क्या क्या है जीन थेरेपी के, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जीन उपचार का प्रयोग औषधि वितरण तंत्र के रूप में किया जाता है। जीनी शल्य चिकित्सा के द्वारा भ्रूण में प्रारंभिक स्थिति में ही आनुवांशिक दुर्बलता एवं दोषों की खोज करके उसके डीएनए में उपयुक्त परिवर्तन किया जाता है। इस प्रकार आनुवांशिक लक्षणों में सुधार करने की विधि को यूफेनेक्स कहते हैं। चलिए, जीन चिकित्सा द्वारा निम्न रोग उपचारित किए जाते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया हमारा, जो कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो प्रतिरक्षा न्यूनता रोग, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज, जहाँ पर हमारी जो प्रतिरोधकता की कोशिकाएं हैं वो कम हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर एक प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करने वाला दुर्लभ रोग है, इसको बबल बेबी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित एक जीन जो एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज के संश्लेषण हेतु उत्तरदायी होता है में उत्परिवर्तन के कारण होता है। यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के सफल कार्यान्वयन हेतु अत्यंत आवश्यक होता है, इसलिए एससीआईडी से ग्रसित जन्मे शिशुओं में प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो उपस्थित नहीं होता है, तो वो सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। जीन चिकित्सा का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज की न्यूनता अभाव को दूर करने के लिए किया गया था, और इसके उपचार हेतु सामान्य जीन के आरएनए की अनुप्रति को रेट्रो विषाणु या अन्य किसी भी विषाणु वाहक में स्थानांतरित कर दिया जाता है, और तत्पश्चात रोगी की जो अस्थि मज्जा होती है बोन मैरो से कोशिकाओं को निकालकर उसमें विषाणु का संक्रमण कराते हैं तथा कोशिका का संवर्धन सेल कल्चर करते हैं। इस स्थिति में विषाणु के आरएनए जीनोम पर बना डीएनए प्रतिलेख पोषक कोशिकाओं के गुणसूत्रीय डीएनए में प्रवेश कर जाता है। इन कोशिकाओं को पुनः रोगी की अस्थि मज्जा में अंतःक्षेपित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इस प्रकार रोगजनक विषाणुओं के अनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन करके कैंसर, एड्स जैसे घातक रोगों के विषाणुओं को रोगजनक होने से रोककर इन्हीं को रोगों के उपचार के में सक्षम बनाया जा सकता है। तो ये देखिए, रेट्रो विषाणु में सामान्य युग्म विकल्पी का प्रवेश, फिर उसके बाद में विषाणु न्यूक्लिक अम्ल जो है वो देखिए आप, फिर रेट्रो विषाणु का मरीज के शरीर से पृथक व संवर्धित की गई अस्थि मज्जा कोशिकाओं पर संक्रमण, विषाणु डीएनए व सामान्य युग्म विकल्पी का गुणसूत्र में प्रवेश, और मरीज की ये अस्थि मज्जा कोशिकाएं हैं, मरीज में कोशिकाओं का प्रवेश। फिर आता है आणविक निदान। किसी भी रोग के प्रभावकारी उपचार हेतु रोग की प्रारंभिक पहचान व रोग क्रिया विज्ञान का ज्ञान होना व उसे समझना अत्यंत आवश्यक है। तो उपचार के परंपरागत तरीकों रुधिर व मूत्र जांच जो हमने भी कभी ना कभी करवाई है हमने जीवन काल में, तो वो बहुत ज़रूरी होती है, जिससे पता चल जाता है कि भाई किस प्रकार की बीमारी है, किस प्रकार का रोग है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जो है, जिसमें हम लोग जब जीवाणु या विषाणु जो है उसकी संख्या कम होती है तो उसको बढ़ाने के लिए इस अभिक्रिया का हम प्रयोग करते हैं ताकि हम उसको अच्छे से जांच सकें, उसकी अच्छे से ज्ञान ले सकें। ब्लॉटिंग तकनीक यहाँ पर यूज़ करी जाती है, किसी विशेष डीएनए, आरएनए या प्रोटीन की पहचान हेतु जो है ब्लॉटिंग तकनीक का हम प्रयोग करते हैं। और अगर हम बात करें लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एलिसा जिसे हमने नाम दिया है, यह प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रियाओं के सिद्धांत पर कार्य करता है कि एक प्रतिजन जो है वो एक प्रतिरक्षी से ही जो है मतलब संबंध बनाएगा या इंटरैक्ट करेगा, पारस्परिक क्रिया करेगा, उसके अलावा किसी और से नहीं करेगा, उसी पर ये निर्भर करता है। मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी यह वह प्रतिरक्षी जो कोशिकाओं के एकल पुंज से प्राप्त किया जाता है तथा केवल एक प्रकार के प्रतिजन की पहचान करता है, मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी कहलाती है, जो कि हमने काफ़ी निर्माण किया है, उत्पादन किया है। इन संयुक्त कोशिकाओं को हाइब्रिडोमा कहते हैं, इस तकनीक को हाइब्रिडोमा कहते हैं। ये प्रतिरक्षी रुधिर वर्गों की पहचान करने, कैंसर कोशिकाओं के नष्टीकरण, टीका उत्पादन में तथा प्रतिरक्षा उपचार में प्रयोग करते हैं। चलिए, यहाँ पर जो है इसका संश्लेषण की बात करें तो सर्वप्रथम एक चूहे या किसी और जंतु में विशिष्ट प्रतिजन को अंतःक्षेपित कराया जाता है। फिर जंतु प्लीहा की बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं में प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षी को उत्पन्न करने लगता है। जंतु के प्लीहा को अलग कर उसकी बीटा लिम्फोसाइट को पृथक कर लेते हैं, और इसी प्रकार अस्थि मज्जा द्वारा कैंसर उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं को पृथक कर लिया जाता है। दोनों प्रकार की कोशिकाओं को संवर्धन माध्यम में संयुक्त कराते हैं और इस संयुक्त कोशिकाओं को हाइब्रिडोमा कहते हैं।
इस संपूर्ण संवर्धन को ऐसे पोषक रहित माध्यम में स्थानांतरित करते हैं जहां संयुक्त न हो पाई माइलोमा कोशिकाएं मृत हो जाती है तथा हाइब्रिडोमा कोशिकाएं ही केवल जीवित रहती हैं। जीवित हाइब्रिडोमा कोशिकाओं को पृथक रूप से गुणित होने दिया जाता है। वह पुंज को जो सकारात्मक परिणाम प्रदर्शित करते हैं उन्हें पृथक कर अधिक मात्रा में प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु संवर्धित करते हैं। तो इस तरीके से जो है हमें यहाँ पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज संश्लेषित करी जाती हैं। इंटरफेरॉन का संश्लेषण, इंटरफेरॉन जो है वो हमारे प्रतिरक्षी तंत्र के जो है कुछ कोशिकाएं होती हैं और इंटरफेरॉन प्रति विषाणु ग्लाइकोप्रोटीन है जो प्रतिरक्षा नियंत्रक या लिम्फोकाइंस की भांति कार्य करते हैं। अब इनकी मुख्य श्रेणियां क्या है? इंटरफेरॉन अल्फा हो गया, इंटरफेरॉन बीटा हो गया, इंटरफेरॉन गामा हो गया। तो यहाँ पर वर्तमान समय तक इंटरफेरॉन का एकमात्र स्रोत उत्तक संवर्धित मानव श्वेत रुधिर कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स या विषाणु संक्रमित मानव कोशिकाएं ही थी, लेकिन अब हम इन्हें जो है वो लैब में बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम इसे इंटरफेरॉन जो जैसी कोशिकाओं को भी हम लैब में बना सकते हैं। स्टेम सेल या स्टेम कोशिका वो कोशिका है जो आपके शरीर के किसी भी अंग को जो है बना सकती है अपने विभाजन के द्वारा। पारजीनी जंतु की अगर हम बात करें तो बहुत सारे पारजीनी जंतु जो हैं उनका हम आजकल जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से जो है उनको हम बना रहे हैं ताकि हम जो है उन्हें यूज़ कर पाएँ। अद्वितीय खोज अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा मवेशियों को एक प्रसंस्करण इकाई के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर अलग अलग जैसे हम लोग उन पे अगर कोई अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें जीव जंतुओं की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए भी पारजीनी जंतुओं जो है उनका उत्पादन किया जा रहा है। जंतुओं में जीन स्थानांतरण निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अनुवांशिक रोगों के उपचार में, जंतुओं द्वारा दुग्ध, मांस, ऊन आदि के उत्पादन में सुधार हेतु, अच्छे किस्म के प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को प्राप्त करने हेतु, जीनों की संरचना एवं कार्यों के अध्ययन हेतु, जीन चिकित्सा में उपयोग हेतु, टीके की सुरक्षा जाँच हेतु और क्लोन के उत्पादन हेतु। अब पारजीनी जंतुओं को निम्न 3 विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, या तो डीएनए सूक्ष्म इंजेक्शन या रेट्रो विषाणु मध्यस्थीय जीन स्थानांतरण या भ्रूणीय स्टेम कोशिका मध्यस्थीय जीन स्थानांतरण के द्वारा। तो इन तीनों विधियों के द्वारा हम जो है पारजीनी जंतु जो है उनको पैदा कर सकते हैं। पारजीनी चूहे हम लोग बहुत कर चुके हैं ताकि क्योंकि चूहों पे हमारे सबसे ज़्यादा जो है दवाइयों के औषधियों के जो है वो जांच की जाती है मनुष्यों पे जांच करने से पहले या मनुष्यों पे ट्राई करने से पहले। पारजीनी गाय, इसके दुग्ध में मानव अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन मिलता है जो मानव शिशु हेतु अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व है। पारजीनी साल्मन मछली या खाद्य के रूप में उपयोग किए जाने वाले प्रथम पारजीनी जंतु है। तो इस तरीके से जो है हम बोल सकते हैं यहाँ पर पारजीनी जंतुओं के लाभ क्या क्या है। सामान्य शरीर क्रिया व विकास जो है वो होता है, वो देखने को मिलता है, उसका अध्ययन हम कर सकते हैं। जैसे इंसुलिन की तरह विकास कारक का अध्ययन, रोगों का अध्ययन हम कर सकते हैं यहाँ पर इन जंतुओं पे। जैविक उत्पाद जो है वो हम इनके द्वारा जो है इनमें जीन जो है निवेशित करके और हम उनसे उत्पाद जो है उत्पादन करवा सकते हैं। टीका एवं रासायनिक सुरक्षा परीक्षण हम इन पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे फायदे हैं हमें यहाँ पर पारजीनी जंतुओं के। औद्योगिक उपयोग अगर हम देखें तो पुराने समय में मनुष्य जो है वो दही, पनीर, सिरका, अल्कोहल, वाइन आदि बनाने हेतु जीवाणुओं का प्रयोग करता आ रहा है। अब यहाँ पर जो है हम ये अलग अलग तकनीक के द्वारा जो है ये सारी चीज़ें हम उत्पादन जो है इनका कर सकते हैं। जैविक पदार्थों का औद्योगिक संश्लेषण अगर हम देखें तो जैसे हार्मोन्स आ गए आपके, वैक्सीन आ गए आपके, उसके बाद एंजाइम आ गए, इंटरफेरॉन्स आ गए। औद्योगिक रसायनों का संश्लेषण, जो हमारे औद्योगिक रसायन है उनमें थायोबैसिलस आ गया जो कारखानों में यूज़ होता है। आनुवांशिक अभियांत्रिक जीवाणुओं द्वारा धातुओं के तनु विलयन से कीमती धातुओं को पृथक किया जा सकता है। स्यूडोमोनास पुटीडा जैसे हमारे हो गए से नैप्थलीन एंजाइम के संश्लेषण के लिए जीन को अलग करके ई कोलाई में प्रवेश कराया गया जिससे औद्योगिकी स्तर पर प्रयोगशाला में इंडिगो डाई का संश्लेषण किया जा सके। औद्योगिक विलायक, पेट्रोल, कीटनाशी, आसंजक, रंजक, विस्फोटक, विभिन्न प्रकार के कॉस्मेटिक एवं औद्योगिक महत्व के पदार्थों को तेलों से तैयार किया जाता है। यहाँ पर जीनी विश्लेषण एवं संग्रह, अब जीन डीएनए के अणुओं को छोटे छोटे खंडों को तोड़कर इनका पुंजकीकरण या क्लोनिंग करके किसी भी जीव के संपूर्ण जीनोम का विश्लेषण किया जा सकता है तथा इसे जीन लाइब्रेरी के रूप में कंप्यूटर में भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। उपयोगी जीन्स का अधिक मात्रा में उत्पादन करके हम लोग जो है उनके फ़ायदे ले सकते हैं क्योंकि उपयोगी जीन जैसे हमारे हो गए, जैसे इंसुलिन का जीन हो गया, तो ये उपयोगी जीन है जो एक तरीके से मानव जो है लाभ में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैव सुरक्षा की समस्याएं, अब प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्गेनिक सिक्योरिटी, भाई पारजीनी आनुवांशिकता परिवर्तित जीवों के विकास के साथ साथ इनकी सुरक्षा की समस्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम इनको सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, इनकी सुरक्षा में भी काफ़ी ज़्यादा जो है हम लोग रूल बना रहे हैं। जैव दस्युता या बायोपायरेसी,
जो विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य संगठन जब किसी देश की जैविक संसाधनों का समुचित प्रतिकर भुगतान किए बगैर अनाधिकृत रूप से उन संसाधनों का प्रयोग करते हैं तो यह बायोपायरेसी कहलाता है। एक तरीके की चोरी हो गया कि भाई कोई देश है या कोई कंपनी है वो किसी और देश के जो उनके मतलब कि सामान है, संसाधन है, उनका बिना कोई सूचित किए, बिना कोई पेमेंट किए जब यूज़ करती है तो उसे बायोपायरेसी कहते हैं। और इसके उदाहरण अगर हम देखें तो अपनी प्राकृतिक औषधियाँ, जैविक पीड़कनाशी, विविधतापूर्ण कृषि हो गया, खाद्य पदार्थों के उत्पादन हो गया, इस तरीके के यहाँ पर जो है बायोपायरेसी होती है। अन्य उत्पाद जैसे काली मिर्च, अनार, भारतीय सरसों, हल्दी तथा नीम की भी एकस्व कराए जा चुके हैं, पेटेंट कराए जा चुके हैं। जैव एकस्व या बायो पेटेंट, पेटेंट मतलब हमारा अधिकार है। एकस्व प्रक्रिया अन्वेषक को एक अधिकार प्रदान करती है जिसने उसका इन्वेंशन किया है ताकि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी खोज का दुरुपयोग न किया जा सके, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बायो पेटेंट बोलते हैं। यहाँ पर जैव एकस्व कराना काफ़ी ज़रूरी होता है। जैविक युद्ध, जहाँ पर किसी जीव हथियारों का यूज़ किया गया हो उसी को हम क्या बोलते हैं, जैविक युद्ध बोलते हैं। जैसे विभिन्न रोगजनक रासायनिक यौगिक जो है उनका यूज़ करके अगर आप उनका उपयोग करके अगर आप युद्ध कर रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा जैविक युद्ध। तो ये था आज का हमारा अध्ययन जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से जैव प्रौद्योगिकी हमारे लिए उपयोगी है। चलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू।